Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काउजिंग यूटीआई। आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यूटीआई होता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोलाई। इकोलाई जो है ये एक मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और यूटीआई जो होता है ये तब होता है जब जो बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में इंटर्स करते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में कैसे आएंगे, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इकोलाई जो होता है वो नॉर्मली, मतलब आप ये कह सकते हैं बिल्कुल हार्मलेसली जो होगा, ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कोई आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जब ये यदि यूरिनरी ट्रैक में आ जाएगा यानी यूरेथ्रा में आएगा, ठीक है, यानी यूरिनरी ट्रैक में आने के बाद ये इन्फेक्शन काउज करना स्टार्ट कर देगा। अब यदि अनट्रीटेड यूटीआई होगा तो ये क्या होगा, ये किडनी में मूव अप कर जाएगा और जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन और ओल्डर वुमेन जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। 70 to 95% जो अपर और लोअर यूटीआई होते हैं वो मेनली यूटीआई जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो इकोलाई की वजह से होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यदि कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि अब जो बच जाते हैं 5%, यानी जो रिमाइंडर जो बचे हुए इन्फेक्शन हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो सेप्रिफाइटिकस, ठीक है, इसकी वजह से हो जाएंगे। मेनली आपको याद रखने हैं कि इसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो ये से इजी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई काउज हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एमसी काउज ऑफ लीवर एब्सिस। एमसी ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ लीवर एब्सिस। लीवर एब्सिस का मोस्ट कॉमन काउज क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोलाई, ठीक है। तो ये जो लीवर एब्सिस होते हैं इसमें बैक्टीरिया या पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से ये लीवर एब्सिस होता है, ठीक है। और ये जो लीवर एब्सिस होता है इसको हम लोग पायोजेनिक लीवर एब्सिस भी कहते हैं, ठीक है। यदि पायोजेनिक लीवर एब्सिस यदि आपको लिखा हुआ है तो ये इसका राइट आंसर भी इकोलाई हो जाएगा। और एक क्लैब्सिला भी है, इसके वजह से भी लीवर एब्सिस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन पेशेंट विथ टाइफाइड डायग्नोसिस आफ्टर 15 days ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर इज बेस्ड डन बाय। आपको पूछा जा रहा है जो पेशेंट होते हैं जिनमें कि टाइफाइड डायग्नोस किया जाता है 15 दिन के बाद, तो इसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विडाल, ठीक है। ऐसे यदि हम लोग ब्लड कल्चर के बारे में बात करें तो ये जो होता है ये बेस्ट होता है ये फर्स्ट वीक के लिए। ये टेस्ट जो होता है फर्स्ट वीक में यदि आइडेंटिफाई करना है तो ब्लड कल्चर सही है। उसके बाद विडाल जो होता है वो विडाल जो होगा हमारा अपेयर्स होगा, आपको ये बोल सकते हैं कि 3 to 4 वीक लग ही जाते हैं इसको, ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब शो करने में, ठीक है। तो उसमें ये मैक्सिमम टाइटर होगा, थर्ड वीक के आसपास जो होगा ये बहुत ज़्यादा टाइटर होगा। वहाँ पे हम लोग ऐसे भी पता है कि जो विडाल टेस्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्लूटिनिन जो होता है उसको हम लोग अपेयर्स जो होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो मैक्सिमम टाइटर कब होगा, तो थर्ड वीक, ठीक है, उसके आसपास जो होगा ये बहुत ज़्यादा टाइटर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं और जो हमारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो यूरिन टेस्ट जो है उससे जो ज़्यादा बेहतर जो होगा ये लेस यूजफुल होता है ब्लड कल्चर से, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, तो विडाल टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकोलाई अटैच टू अ सरफेस विद द हेल्प ऑफ। इकोलाई जो होता है वो सरफेस से अटैच होता है किसके हेल्प से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूकोज। ये फ्यूकोज जो है फ्यूकोज के हेल्प से ये किसी भी सरफेस से अटैच होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट टाइफाइड फीवर। द इन्फेक्टिव डोज ऑफ साल्मोनेला टाइफीज। आपको पूछा जा रहा है साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्टिव डोज कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसका ये कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻² to 10⁻5 बैसिलस, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल इन्फेक्टिव डोज है। अब यदि हम बात कर लेते हैं अलग अलग, जैसे कि सिजेला होता है तो सिजेला का 10 to 1000 ये इन्फेक्टिव डोज होता है,
ठीक है। साल्मोनेला का तो आपको यहाँ पे दिया गया ही है 10⁻² से 10⁻5 बैसिलस, ये इन्फेक्टिव डोज है। ठीक है। विब्रियो का जो होता है वो 10⁻10 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये 10⁻10 जो होता है ये वाटर में होता है, वाटर सोर्स के लिए। और यदि फूड सोर्स के लिए इन्फेक्शन पूछा जाएगा तो 10⁻2 से 10⁻4 ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी का जो होता है वो 10⁻4 होता है इन्फेक्टिव डोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इसके बारे में पूछा जा रहा है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काउज्ड बाय एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, और ये जो फूड पॉइजनिंग होता है ये जनरली जेनेटिक डिजीज है। ठीक है। और यानी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होगा वो एनिमल प्रोडक्ट होगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। जैसे कि आप यदि हम बात कर लेते हैं तो साल्मोनेला जो होगा काउज किसके द्वारा होगा, तो साल्मोनेला के द्वारा होगा, साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होगा। और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई जो किया गया था वो 1888 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि 1888 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग को। ठीक है। उस समय जो जर्मन में ये आइसोलेट हुआ था, ये आपको याद रखना है कि जर्मन में जो है गैर्टनर के द्वारा जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था। अब यदि आगे बात कर लिया जाए ह्यूमन इन्फेक्शन जो होगा, तो यहाँ पे इंजेस्ट कंटामिनेटेड फूड को इंजेस्ट करने से ह्यूमन इन्फेक्शन होता है। ठीक है। और साथ में ये जो होगा साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग जो होगा वो एक पोल्ट्री, मीट, मिल्क, क्रीम्स, एग्स, इन सब के यूज करने से ये जो होता है, जो साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग होता है वो इसकी वजह से होगा। जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उसके इस्तेमाल करने से साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, सीजेला कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इकोलाई बाय ऑल ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। आपको पूछा जा रहा है कि जो सीजेला है वो साल्मोनेला से डिफरेंट है, तो इसमें से जो दिए गए हैं उसमें से किसी एक को छोड़कर, तो किसको छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजेला डज नॉट फर्मेंट मैनिटोल। ठीक है। सीजेला ऐसे तो सीजेला मैनिटोल को फर्मेंट करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी एक को छोड़कर, बाद बाकी सब में वो इकोलाई से वो डिफरेंट हैं। ठीक है। तो किस फीचर्स को छोड़कर, तो ये फीचर्स है सीजेला डज नॉट फर्मेंट मैनिटोल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रोबैक्टीरियस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब पूछा जा रहा है इंट्रोबैक्टीरियस जो होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे और किसको किसको छोड़ के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यानी पिस्यूडोमोनास और विब्रियो खोलेरा। ये दोनों जो होता है, ये दोनों जो है वो इंट्रोबैक्टीरियस में नहीं आएंगे, बाद बाकी जो भी हैं क्लेप्सिला, प्रोटियस, इकोलाई, ये सारे जो हैं इंट्रोबैक्टीरिया हैं। ठीक है, इंट्रोबैक्टीरियस हैं। इंट्रोबैक्टीरियस क्या है, एक लार्ज फैमिली है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है। वैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो स्ट्रेट बिल्कुल रोड्स होंगे, स्ट्रेट बैक्टीरियल रोड्स, तो वैसे होंगे, और ये नन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स होंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी ये दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में ये रह सकते हैं। ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है इसके लिए। इंट्रोबैक्टीरियस यदि आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो स्ट्रेट रोड्स होंगे और नन स्पोर फॉर्मिंग होंगे। ठीक है। और वो फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम यूरिएज इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मैक्सिमम यूरिएज जो होगा वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटियस मिराबिलिस। जो प्रोटियस मिराबिलिस है, बिली है, उसके द्वारा जो होता है मैक्सिमम यूरिएज प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। चलिए, और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लोइंग आर गैस प्रोड्यूसिंग साल्मोनेला एक्सेप्ट। आपको इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से गैस प्रोड्यूसिंग साल्मोनेला कौन सा है, किसको छोड़ के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस टाइफी, यानी साल्मोनेला टाइफी जो है उसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, गैस प्रोड्यूसिंग हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाइफाइड कैरियर आर डिटेक्टेड बाय फ्लोइंग एक्सेप्ट। पूछा जा रहा है टाइफाइड कैरियर जो होगा उसको डिटेक्ट किया जाएगा
किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, किसको छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विडाल टेस्ट। ठीक है, यानी टाइफाइड कैरियर्स जो होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिन ये कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम बाइल ये भी कर सकते हैं, बीआई एंटीजन टेस्ट ये भी कर सकते हैं, और ये जो विडाल टेस्ट है इनको छोड़ के बाद बाकी जितने भी हैं उन सबको भी कैरियर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका विडाल टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोलॉन्ग्ड सैल्मोनेला सेप्टिसिमिया इज काउज्ड बाय। प्रोलॉन्ग्ड सैल्मोनेला सेप्टिसिमिया जो होगा वो किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस कोलेरा सुइस। ठीक है, एस कोलेरा सुइस जो है इसके द्वारा जो होता है प्रोलॉन्ग्ड सैल्मोनेला सेप्टिसिमिया होता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इकोलाई गिव्स पिंक कलर विथ। इकोलाई जो है वो पिंक कलर देता है, किसके साथ देता है पिंक कलर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकोंगीज मीडियम। ये मैकोंगी मीडियम के साथ जो होता है वो पिंक कलर देता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मैकोंगी मीडियम के साथ पिंक कलर कैसे देता है। तो ये जो इकोलाई है या क्लैप्सिला है ये सारे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं। तो ये लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, तो लैक्टोज के फर्मेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एसिडी बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि पीएच को लो करेगा। ठीक है, लोअर द पीएच यदि हो जाता है तो वहाँ पे जो पीएच इंडिकेटर होगा वो कैसा कलर शो करेगा? तो पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड इज। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 to 14 डेज। बिल्कुल याद रखना है आपको कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा टाइफाइड का, तो ये 10 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विडाल टेस्ट इज अ। इसका राइट आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट जो है एक ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रैवलर्स डायरिया इज काउज्ड बाय। ट्रैवलर डायरिया जो होगा वो किसके वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई की वजह से ट्रैवलर्स डायरिया होता है। ठीक है, यदि सिर्फ आपको इकोलाई दिया हुआ रहता और भी यदि ऑप्शन होते जैसे सिजेला होते, ईस्टोलाइटिका होता, जियार्डियासिस होता है, तो इसका राइट आंसर इकोलाई होता। ठीक है, लेकिन यदि सारा ऑप्शन इकोलाई हो तो वहाँ पे आपको इंट्रोटॉक्सिजेनिक देखना है। ठीक है, इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई जो होगा उसकी वजह से ट्रैवलर्स डायरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विडाल टेस्ट इज डन फॉर। विडाल टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड फीवर। क्या आप लोगों को भी ये मालूम है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये कि विडाल टेस्ट जो होता है हम लोग टाइफाइड फीवर के लिए लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और ये आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाटरी डायरिया इन चिल्ड्रन इज काउज्ड बाय। वाटरी डायरिया जो होता है वो चिल्ड्रन में जो पाया जाता है वो किसके वजह से होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईपीईसी। ईपीईसी इकोलाई जो होता है यानी इंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई की वजह से जो होता है वाटरी डायरिया चिल्ड्रन में पाया जाता है। ठीक है, बाद के इन सारे के फुल फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो ईटीईसी जो हो जाएगा इंट्रोटॉक्सिजेनिक हो जाएगा, ईपीईसी के बारे में मैंने बता दिया इंट्रोपैथोजेनिक हो जाएगा। उसके बाद ईआईईसी जो है वो इंट्रो इन्वेसिव इकोलाई हो जाएगा। उसके लास्ट जो हमारा ईएईसी है इंट्रो एग्रीगेटिव इकोलाई। ठीक है, ये इसके सारे के फुल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी जानकारी के साथ फिर से शामिल होंगे आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों से लेकिन एक अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हमें भी हौसला मिले कि मुझे और भी वीडियोज आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। और प्रॉपर कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप के मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगा, ताकि वो वीडियोज़ जो हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। ठीक है।